पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। न सिर्फ पीएफआई बल्कि इससे जुड़े हुए 8 संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है और आरोप यह है कि हिंसक गतिविधियों में शामिल था पीएफआई, आतंकी गतिविधियों में शामिल था पीएफआई, कट्टरता फैलाना यह पीएफआई का गुप्त एजेंडा था। ये वो आरोप हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से भी पीएफआई का संबंध था। पीएफआई पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा एक्शन, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन की कॉपी आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि यूएपीए के तहत यह कार्रवाई की गई है। देश भर में पीएफआई को बैन कर दिया गया है। 5 साल के लिए प्रतिबंध रहेगा और पीएफआई से जुड़े हुए 8 और संगठन भी बैन कर दिए गए हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। काम करना, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, विदेशों से फंड लेना और फिर उस फंड का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधि में करना, ये वो आरोप हैं जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं गृह मंत्रालय की वो अधिसूचना, ये वो नोटिफिकेशन है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, सारी डिटेल इसी डॉक्यूमेंट में। और अब बड़े स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि आतंकी गतिविधियों में पीएफआई शामिल था, आपराधिक गतिविधियों में पीएफआई शामिल था, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ पीएफआई के संबंध थे, बांग्लादेश के आतंकी संगठन के साथ पीएफआई के संबंध थे, देश में एक भय का माहौल फैलाना, इसके लिए पीएफआई काम कर रहा था। इसका एक गुप्त एजेंडा था और गुप्त एजेंडा क्या था? एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाना, यह इसका गुप्त एजेंडा था। विदेशों से पैसा ले रहा था, विदेशों से पैसा ले रहा था और भारत में देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर रहा था पीएफआई। और अब अयोध्या के पास चलते हैं और समझते हैं कि 10 बड़ी वजहें क्या है जिसकी वजह से पीएफआई बैन हो गया। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिन्हें आधार बनाया गया और ये इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। अब आप ये देखिए, इस आदेश में वो 10 बड़े कारण, देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में इसकी संलिप्तता, जिसको लेकर लगातार ये एनआईए और तमाम जांच एजेंसियों की रडार पर रहा। संविधान विरोधी गतिविधियों में फंड का इस्तेमाल, हालांकि तमाम ऐसे जो आंदोलन किए गए जो देश विरोधी थे उसमें फंडिंग को लेकर लगातार पीएफआई पर सवाल उठे और एक समुदाय को कट्टर बनाने का गुप्त एजेंडा। और कल की जो रेड थी उसमें यही खुलासा हुआ किस तरह से विंग बनाकर ये काम कर रहा था, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम पीएफआई कर रहा था और इसी के जरिए ये अपनी लोगों की सदस्यता को बढ़ा रहा था, अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। संवैधानिक ढांचे का अनादर करना, आपको बता दें कि भले ही लगातार पीएफआई की तरफ से सफाई दी जा रही हो कि ये एक समाज की हित में संगठन है, लेकिन सारी गतिविधियां इसके समाज के विरुद्ध ही थी। पीएफआई काडर आतंकी गतिविधियों में लगातार शामिल रहा, आतंकी संगठन आईएसआईएस से इसके संबंध रहे और एनआईए के पास इस बार ये पुख्ता सबूत हैं। इसी के साथ आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन, बांग्लादेश का ये आतंकी संगठन जिसके इसके संबंध सामने आए और आपको बताएं कि सिमी से इसके संबंध थे, लेकिन जब बैन सिमी पर लगा उसके बाद ही इसका गठन होता है और जो सिमी के तमाम सदस्य कार्यकर्ता हैं वो इससे आकर जुड़ जाते हैं। और इसी के साथ बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे सहयोगी हर एक जानकारी से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं, हर एक जानकारी इस एक्शन से जुड़ी हुई आपको हम दे रहे हैं। अब देखिए कि आप लगातार हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं, येशा कोटक हमारे साथ हैं, प्रमोद को आप देख रहे हैं, प्रसाद भोसेकर और जयपाल शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब सबसे बड़ी बात यह कि आगे जिस तरह से बैन की जो प्रक्रिया शुरू होगी, तमाम जो इसके दफ्तर हैं, तमाम और जो संगठन है जिनको बैन किया गया है, उनके जो दफ्तर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा विरोध हुआ था जब पहली रेड हुई थी, लगातार कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे, तो किस तरह से अब ये पूरा जो इंतजाम है वो किया गया?
देखिए पयोधी पहले से इंतजाम कर लिया गया क्योंकि 22 सितंबर से ही रेड चल रही है। एनआईए और ईडी ने रेड किए, इनके तमाम लीडर्स को अरेस्ट किया गया, यूपीए के चार्जेस उन पर लगाए गए। तो जो ट्रबल मेकर्स थे, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, उनके खिलाफ सेकेंड राउंड में कार्रवाई की गई, जिसको हमने क्रैकडाउन 2 नाम दिया था। और कल आपने देखा कि किस तरीके से स्टेट पुलिस की हेल्प ली गई। और क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम था कि जब वो बैन लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि इनके जो हज़ारों की संख्या में जो इनके काडर हैं वो देश भर में दंगे फसाद या फिर तोड़ फोड़ की कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर सड़कें जाम करना जो इनका अपना तरीका है कि रोड पे बैठ जाओ, वो ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मोबिलाइजेशन जो लोग कर सकते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब जहाँ तक एक्शन की बात है, देखिए जब नोटिफिकेशन हो गया तो एक लीगल पावर मिल गया है सेंट्रल एजेंसीज को और स्टेट पुलिस को, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में स्टेट को भी पावर दी गई है। देखिए नोटिफिकेशन 2 तरीके का होता है, एक सिर्फ सेंटर के पास पावर होता है, एक पावर स्टेट को दिया जाता है और एक पावर दोनों के पास होते हैं। यानी सेंटर और स्टेट दोनों कार्रवाई कर सकती हैं। यानी जो यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी, जो स्टेट्स हैं वहाँ पर स्टेट कार्रवाई करेगी। तो हम ये देखेंगे कि अब थोड़ी देर में, जैसा हमने आपको पहले भी कहा, कि विजुअल्स आपको आएंगे जहाँ पर पीएफआई के ऑफिसर्स को सील करते नजर आएगी। इनके जो बड़े लीडर्स होंगे उनको पुलिस उनको पकड़ेगी, इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे और इनको जेल में डाला जाएगा। किसी तरीके की कोई रैली नहीं होने दी जाएगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं होने दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं पयोधी, जो भी इनसे जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, जो भी लिंक होगा, क्योंकि अगर कोई पीएफआई से पैसे भी ले रहा है, भले अपने आप का एनजीओ दिखाता है, वो भी इसके प्रीव्यू में आ जाएगा। और यही बातें इस नोटिफिकेशन में की भी गई हैं कि बाहर से दिखाने के लिए एनजीओ की तरह काम करना, ऐसे संगठन की तरह काम करना जो लोगों की मदद करता है, लेकिन गुप्त एजेंडा क्या था वो तो बिल्कुल साफ हो गया। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, दिल्ली का शाहीन बाग वो जगह है जहां पर पीएफआई का हेडक्वार्टर है। अब जबकि पीएफआई पर बैन हुआ है तो प्रतिक्रिया यहां पर क्या होगी ये देखना होगा, तैयारी रखनी होगी पुलिस प्रशासन को यहां। जी बिल्कुल, दिल्ली में जब पुलिस ने कार्रवाई की, 34 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो सबसे ज़्यादा जो पुलिस फोर्स तैनात की गई थी वो जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसके पीछे की वजह सबसे बड़ी ये थी कि पुलिस वो गलती नहीं दोहराना चाहती थी जो गलती उनसे 2019 13 दिसंबर और 15 दिसंबर को हुई थी, जब सीएए के विरोध में जो सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, तो पुलिस के साथ क्लैश हुआ था और 15 दिसंबर को सर्जिल इमाम महिलाओं के साथ शाहीन बाग की रोड पे बैठ गया था, और जो कि 100 दिन तक प्रोटेस्ट चला था, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में इसी तरीके का सड़कें जाम कर दी गई थी। तो वही गलती दोबारा ना हो, इसीलिए पुलिस ने भारी बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। और तमाम जब लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके लेके गए थे तो पता था कि यहाँ पर जो है जामिया यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट्स जो है वो बाहर आ सकते हैं, इसीलिए धारा 144 यहाँ पे लगा दी गई थी। और अब सोशल मीडिया पे नज़र रखी जा रही है। पुलिस ने अपनी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को बिल्कुल एक्टिव कर दिया और साथ में पीस कमेटी के लोगों से बात की जा रही है, ताकि उनको ले जाकर जो प्रोमिनेंट लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके साथ बैठकर लोगों को ये समझाया जा सके कि ये किसी समुदाय के खिलाफ कार्रवाई भारत सरकार ने नहीं की है, बल्कि एक ऐसे संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। उसके जितने भी जो बाकी के संगठन थे, जुड़े हुए संगठन थे, वो किस तरीके से पैसे से लोगों को पैसे लेकर, पैसे देकर या फिर उनको जो है रेडिकलाइज किया कर रहे थे। और इसके साथ ही अब भारत सरकार जो है इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनके जितने भी अकाउंट थे उनको सीज किया। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि कई ऐसे अकाउंट्स के बारे में पता चला है जिनका प्रोफाइल मैच करने पे लगता ही नहीं है, जिसके अकाउंट में इतना पैसा है उसके पास पैसे कहाँ से आए वो ये नहीं बता सकता, यानी कि फंडिंग किस तरीके से हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है, पीएफआई ने जिस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था, अलग अलग जो कैडर अपने बनाए थे, सिमी के बैन 2001 में सिमी के बैन होने के बाद जो गलती सिमी ने की थी वो पीएफआई ने ना करते हुए अपने आप को बहुत ही समाज सेवा में, शिक्षा के प्रति जो अलग अलग लेकिन फिर भी एनआईए के पास वो पुख्ता सबूत है लगातार जो है जिसके आधार पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया। प्रमोद, सबसे बड़ी बात यह है, और इस बार कोई चूक नहीं की गई। इस बार जिस तरह की दलीलें पीएफआई की तरफ से हमेशा से दी जाती रही हैं, वो सारी दलीलें काम नहीं आने वाली हैं और इसलिए ये बड़ा एक्शन लिया गया। जयपाल, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब आगे की प्रक्रिया पर बात हो रही है, लेकिन क्योंकि दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, केरला में सबसे ज्यादा सक्रिय ये संगठन, इसके सदस्य, इसका नेटवर्क, इसका एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पर सरकार को चूंकि अब फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकती है। किस तरह की तैयारी आप वहां देख रहे हैं और साथ ही कितनी बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी आने वाले समय में?
जी देखिए, पीएफआई की अगर हम बात करें तो पीएफआई को लेकर के अगर उनसे पूछा जाए कि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, तो हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इस्लामिक रीति रिवाज या इन सारी चीज़ों से जुड़े हमारे जो कल्चर हैं हम उनको प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से मुसलमानों के उत्थान के लिए भी काम करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी पॉलिटिकल विंग जो है वो एसडीपीआई है, उनकी स्टूडेंट विंग जो है वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो निचले तबके के मुस्लिम हैं उनको रिहाब करने के लिए उनका जो है रिहाब इंडिया करके इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे संगठन इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके ऑफिस बेयरर होते हैं। जब आप इनसे मिलते हैं पत्रकार के तौर पे, मैंने कई बार मुलाकात की है, उनका व्यवहार बहुत ही व्यवहारिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जिस तरह की जांच एनआईए की तरफ से की गई है या कई तरह के मामलों में इनकी संलिप्तता आई है, तो दरअसल पता चलता है कि ये कई छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए होते हैं और आम लोगों के बीच में फैले हुए होते हैं। और वहाँ पर वो ऐसे लोगों के से मिलते हैं जो इनकी मानसिकता के लोग होते हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी पर विश्वास करते हैं, और धीरे धीरे उनको वो आपस में जोड़ते चले जाते हैं। और यही चीज़ है, केरल से शुरू हुआ जैसे संगठन, जैसा कि आपने बताया कि सिमी से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग आज की तारीख में या तो पीएफआई में हैं या एसडीपीआई में हैं। तो ये सारे लोग जो हैं मिल करके इस तरह के संगठन को चला रहे हैं। और इन्होंने अपने साथ जो है एक बड़ा जो समर्थन इसके दक्षिण भारत के अंदर में जोड़ लिया। सबसे पहले कर्नाटक में, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले केरल में, केरल के बाद यह है कर्नाटक के कोस्टल रेंज में, क्योंकि ये इलाका जो है केरल से बिल्कुल सटा हुआ है, तो केरल के अंदर में आया। और उसके बाद लगातार ये बिल्कुल दक्षिण भारत में पीएफआई की एक्टिविटी सबसे ज्यादा। और एक बार फिर से आपको बता दें, सुबह 6 बजे से लगातार पीएफआई के बैन को लेकर सबसे बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हमारे सहयोगी जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि पीएफआई का नेटवर्क कैसे फैला हुआ था, ये कार्रवाई कैसे हुई है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, जी न्यूज वो भी आप तक लगातार पहुंचा रहा है। पीएफआई पर यह बैन सबसे बड़ी खबर आज की, और लगातार हर डिटेल, हर जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और अब हम रुक कर रहे हैं प्रसाद भोसेकर का हैदराबाद से। प्रसाद, तेलंगाना में तो अब से कुछ दिनों पहले कराटे ट्रेनिंग कैंप सामने आया था, बाहर से दिखाने के लिए कराटे ट्रेनिंग कैंप, और अंदर जो गतिविधियां थी वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग, वहां भी पीएफआई का नाम। बिल्कुल, जुलाई के महीने में निज़ामाबाद पुलिस, जो कि उत्तरी तेलंगाना में आता है, वहाँ पर उन्होंने ये मॉड्यूल बस्ट किया था। अब्दुल कादर नाम का व्यक्ति जो कि गल्फ से होकर के आया था यहाँ पर, उसने एक घर किराए पर लिया और एक फ्लोर पर बाकायदा कराटे का कैंप चलाता था। बताया जा रहा है कि 200 से 300 जो युवक हैं निज़ामाबाद ज़िले में या फिर दूसरे इलाकों में, वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, और हथियार के साथ, चाहे वो चाकू हो या नॉनचाक हो या फिर लाठियाँ, उसके साथ जो है ट्रेनिंग ले रहे थे। मॉड्यूल बस्ट होने के बाद तब 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो कागजात मिले, जो इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, वहाँ पर पुलिस को काफ़ी चौंकाने वाले थे, क्योंकि जिस प्रकार से जो छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, ये पूरी उत्तरी तेलंगाना में जिस प्रकार से पीएफआई जो फैला हुआ था उसकी जानकारी मिली, और उस जानकारी के चलते और कई लोग गिरफ्तार हुए, और जो तार पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में उसके जुड़े हैं वो पता चला। और ख़ास बात यह है कि हैदराबाद में, जो कि एमआईएम का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी पीएफआई का जो है दफ्तर मिला। पिछले हफ्ते जब रेड हुआ, चंद्रायन गुट्टा, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी में दफ्तर मिले और 3-4 दफ्तर मिले। तो अब तेलंगाना पुलिस का काम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बैन लग गया है। तो अब पुलिस को पता करना पड़ेगा कि और कहाँ पर फैला हुआ है और कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से की जा सकती है। बिल्कुल मनीष, देखिए ये आगे की बात है कि बैन तो लगा दिया गया, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन अब जो आगे की कार्रवाई है उसे लेकर एक चैलेंज के रूप में इसे इसलिए कहा जा रहा है। क्यों बार बार हम ये कहते हैं? क्योंकि कल ही तो इस बात का खुलासा जी न्यूज पर हुआ था। जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों को दी थी कि कैसे बकायदा इसका एक विंग है जो तमाम राज्यों में फैला है। वहां के राज्यों के जो लोकल सदस्य हैं उनको भी नहीं पता कि एक विंग अलग से काम कर रहा है, तो खुफिया तरीके से ये काम करता है, कोई डेटाबेस इसका है नहीं। तो अब जो और सदस्य हैं उस तक कैसे पहुंचेंगी जांच एजेंसियां, कैसे वो अब इनकी रडार पर आएंगे? अच्छा, मनीष का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं वो सुनिए। स्वाभिमान थी, वो भारत रत्न थी, उनके सम्मान में जो भी कुछ किया जाएगा वह कम होगा। मैं पुण्यतिथि पर उनको
और चलिए इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको हम दे दें। PF5 पर छापेमारी के दौरान एजेंसियों को आईईडी बनाने का सामान मिला। ये एक्सक्लूसिव जानकारी अब से थोड़ी देर पहले मनीष शुक्ला जी न्यूज संवाददाता ने साझा की और ये बड़ी जानकारी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। देश को इस्लामिक बनाने की तैयारी थी और इसी के दस्तावेज भी मिले हैं। कई ऐसे लिटरेचर मिले हैं जिसमें कट्टरवाद को बढ़ावा देने, इस्लामिक कंट्री बनाने को लेकर तैयारी की जा रही थी। PF5 पर छापेमारी के दौरान एजेंसियों को आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ। देश को इस्लामिक बनाने की तैयारी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। सबसे पहले आज सुबह हमने आपको बताया PF5 पर बैन लगा दिया गया है और इसके बाद हर एक अपडेट आपको हम बता रहे हैं। ये एक और जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है कि जो तमाम आधार बनाया गया जिसे लेकर PF5 पर बैन किया गया है। और अब ये एक और बड़ी अपडेट आई है। मनीष, अब से थोड़ी देर पहले आपने ये जानकारी अभी दर्शकों को लाइव दी, इसमें और जो डिटेल है बताइए और क्या क्या बरामद हुआ था। कैश की भी बात आपने बताई थी। बिल्कुल, देखिए पयोधी, हमारे पास एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो रेड्स हुई थी, कैसे आईडीज बनाया जाए। PF5 के जो छापे हुए थे वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स मिले थे। सिर्फ आईडीज ही नहीं, कैसे लोकल मेड जो मटेरियल्स है जैसे कि फर्टिलाइजर्स या तमाम जैसे चीज़ें हैं उससे कैसे एक्सप्लोसिव बनाया जाए उसके डॉक्यूमेंट्स मिले थे। और यही नहीं, सीक्रेट कम्युनिकेशन कैसे किया जाए इसके इक्विपमेंट्स मिले थे, जैसे कि GPS बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उससे बात किया जाए और सिक्योरिटी एजेंसीज को कैसे चकमा दिया जाए, इन सब संबंधित डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे। और जिस लेवल के रेट्स में कार्रवाई की गई, ये भी पता चला कि काफ़ी कैश भी मिला हुआ है। और सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये जो रेट के बाद से ये जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, कई जगह पर फिजिकल ट्रेनिंग किस तरीके से किया जाए, कैसे लड़ाई लड़ी जाए। पहले भी आपने देखा कि जो शूटिंग राइफल्स है उससे टारगेट की प्रैक्टिस करना हो, जूडो कराटे की ट्रेनिंग करना हो या फिर फिजिकल ट्रेनिंग हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सिर्फ तमाम उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज़ में शामिल थे। तो ये जो डिस्टर्बिंग जो मटेरियल्स मिले, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि PF5 देश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा। बिल्कुल, यही वो वजह थी। जितेंद्र भी हमारे साथ है। जितेंद्र, विदेशों से पैसा लेना, फिर विस्फोटक इकट्ठा करना, आईईडी कैसे तैयार करना है इसकी जानकारी, GPS का बरामद होना, बड़े पैमाने पर कैश मिलना, प्लानिंग क्या थी PF5 की? देखिए, PF5 की जो सीधे तौर पर प्लानिंग थी वो इस देश को तोड़ना था, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। ये उनकी बार बार जो करतूतें वो सामने आ रही थी उससे साफ पता लग रहा था। PF5 पर जब अब रेड की थी NIA और ED ने, उस दौरान भी छापेमारी के दौरान IED बनाने का सामान कैसे बनाना चाहिए, IED कैसे मटेरियल इकट्ठा करना चाहिए, ये तमाम दस्तावेज उनके पास से बरामद हुए। इसके अलावा नकदी उनके पास से बरामद हुई। ये भी पता लगा कि किस तरह से ISIS, अलकायदा और जमात इस्लामी बांग्लादेश जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इनके संबंध है, किस तरह से इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, किस तरह से अपने कैडर को रेडिकलाइज बनाना है, हिंसक बनाना है। ये तमाम तरह के जो दस्तावेज और जो इनके तैयारी के जो तरीके थे उसके बारे में NIA और जो स्टेट एजेंसीज थी उनके बारे में पता चला। जो अभी तक जो रेड की थी, अब से पहले हम बात कर रहे थे करीब 700 मामले दर्ज थे, लेकिन आप सोचिए कि अब वो मामले बढ़ करके 1300 से ज़्यादा इनके ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं। और ये सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि जिस तरह की गतिविधियों में PF5 शामिल था, जिस तरह की गतिविधियों में ये अब तक लिप्त था, जिस तरह के मामले इसके ऊपर सामने आ रहे थे, जिस तरह से ये हिंसक वारदातों में शामिल रहा था, देश को तोड़ने की घटनाओं में शामिल रहा था, आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था, उसी के बाद इसको बैन करने का ये फैसला लिया गया। और ये कोई नई बात नहीं थी कि जब एजेंसी इस तरह की तैयारी कर रही थी, इससे पहले भी काफ़ी समय से तैयारियां कर रही थी, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह की हमने सबसे पहले बताया था कि PF5 ने अपनी एक खुफिया विंग बना रखी थी जो लगातार एजेंसियों के ऊपर नजर रख रही थी कि उनकी गतिविधियों के बारे में पता चले ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। जानकारी जी न्यूज़ ने दर्शकों को कल साझा की थी जब ये हफ्ते की दूसरी रेड मारी गई थी PF5 के तमाम ठिकानों पर। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सैयद हसनुल हक, वकील हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह बड़ा एक्शन, PF5 के खिलाफ बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए, कैसे देख रहे हैं इसे? आपको आवाज मिल पा रही है सैयद हसनुल हक? जी 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 मैम। बड़ा एक्शन PF5 के खिलाफ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके न्यूज चैनल का। मैंने पहले भी कहा था आपके न्यूज चैनल पे बैठ के, जो आज बैन करते हैं उसको 8 साल पहले बंद कर देना चाहिए, जब शुरुआत हुई थी इसकी तब बैन कर देना चाहिए। मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, मैं बैन कर देना चाहिए। जो भी देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाली कोई भी संगठन हो, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से मतलब रखती हो, ताल्लुक रखती हो, उसको बैन कर देना चाहिए। मैं सीधी बात करता हूं। अब देखिए, गुजरात की सड़कों पे भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगा हुआ है हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। मुझे बहुत अफसोसनाक है, लगातार और भी संगठन के लोग बोलते हैं इस तरीके से। अब पीएफआई की बात जैसे कर रही हैं आप, पीएफआई पे बैन लगा है, वो कोड जाएगा। अभी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको अपनी बात पूरी करने का पूरा मौका देंगे। और बड़ी खबर जो है एक बार बता देते हैं, पीएफआई बैन को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी अब बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि बैन लगने से पीएफआई की गतिविधियों पर अब लगाम लग जाएगा। यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश में पीएफआई की भूमिका की भी जांच की जाएगी। योगी सरकार भी ऐसे संगठनों पर कार्रवाई कर रही है, सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर पूरे देश में 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, लगातार सीए एनआरसी से लेकर लगातार पीएफआई का रोल संदिग्ध भूमिका में थी, अब बैन लगा दिया गया। पीएफआई की जिस ढंग से गतिविधियां पूरे देश में थी और खासकर उत्तर प्रदेश में थी, ये बहुत जरूरी था, ये बहुत ही आवश्यक था। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस ढंग से गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई पर उन्होंने बैन किया है, पूरा प्रदेश स्वागत कर रहा है। प्रातः काल से ही कई फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए हैं और लोगों में बड़ी खुशी है कि गैर सामाजिक और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त ऐसे लोगों को तत्काल आदरणीय गृह मंत्री जी ने बैन करके पूरे प्रदेश और देश में अच्छा संदेश दिया है। काशी, मथुरा, अयोध्या सब जगह पीएफआई हिंसा की साजिश कर रही थी और 2 गिरफ्तारी भी। उनका मोटो ही पूरे प्रदेश को, देश को डिस्टर्ब करना था और जिस ढंग से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, पूरी बात पुलिस प्रशासन के लोग बताएंगे, एटीएस के लोग बताएंगे। लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। 9 राज्यों में अभी भी एनआईए छापेमारी करे, क्योंकि पीएफआई का नेक्सस 17 राज्यों में। अभी क्या है कि इन लोगों से पूछताछ होने के बाद जहां जहां नेटवर्क उनका मिल रहा है, पूरी तरह से नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। छापेमारी जारी रहेगी लगातार, कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधियां उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि अमित शाह जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर बहुत बड़ा काम किया, धन्यवाद देते हैं। लेकिन पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का सिलसिला 9 राज्यों में जारी है और लगातार ये जारी रहेगा और कार्रवाई होती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राज सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।